वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहा हमारा। मैं सुधर मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। दोस्तों, मेरा जो ये मैसेज है ना, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए है। और उत्तराखंड की जो काफ़ी कमजोरियां हैं जो पहले से चली आ रही है और जो अभी तक बरकरार है, उसके बारे में उनका ध्यान जो है उस तरह को ले जाना है, ताकि जो उनकी टीम है, जिन टीम पर उन्हें विश्वास करके उनका 100 में से 100 नंबर देके जिनको सेलेक्ट किया हुआ कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, हर इलाके में जा जाके वहाँ की कमियों को देखेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 साल कुछ नहीं होते हैं, हवा में निकल जाते हैं कि काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग चले गए, लेकिन उत्तराखंड का विकास जस का तस है, वही का वही है, टस से बस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी एक आशा की किरण लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के अंदर विराजमान है। तो मुझे आशा, और पूरे उत्तराखंड का वासी होने के नाते फिलहाल मैं दिल्ली में ज़रूर सेटल हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरा जो भी धड़कता है ना, उत्तराखंड के लिए धड़कता है। उत्तराखंड मेरी जान है। ठीक है, उत्तराखंड की वजह से हमारी पहचान है। ठीक है, वहाँ के बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही सब कुछ है। ठीक है, उत्तराखंड की जो कमियाँ हैं उसको बताना, उसको मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना क्यों ज़रूरी, इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्या है ना, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है वोट देकर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इस भरोसे के साथ कि जो भी उत्तराखंड के अंदर कमियां हैं उन कमियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है ख़त्म करेंगे। और जो नीचे टीम रखी है वो टीम 100% अपना देगी और काम करेगी। ठीक है, लेकिन जो पहले से चला आ रहा है, कमियाँ जस की तस है। बरसात का मौसम, मुख्यमंत्री जी सीक्वेंस से वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ध्यान वहाँ की ओर ले जाना चाहूँगा। बरसात का मौसम है, बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा गंदगी बरसात के समय में होती है और सबसे ज़्यादा पोल भी बरसात ही खोलती है कि हम लोगों ने किया क्या है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, अगर आपके पास समय नहीं है, आपको समय निकालना होगा और इलाके में हर जगह जाके पूरे उत्तराखंड के आपको सर्वे करना होगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ पर क्या कमियाँ हैं। ठीक है, रोड में गड्ढे नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, गड्ढे में रोड हैं पूरी। ठीक है, जो भी नई नई रोडों का जो विकास किया गया था ना, सब गड्ढे में चले गई हैं, पूरी रोडें टूट फूट के बराबर हो गई हैं। क्यों? बताया था कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से रोडें बनी है और इसको जो भी मौसम होगा, इन मौसम से का कुछ नहीं होगा, लेकिन चंद झटके में एक बार की 1 घंटे की बारिश से पूरी पोल खुल जाती है, पूरी रोडें दरिया बन जाती है और पूरा डामर सीमेंट टूट टाट के बराबर हो जाता है और गाड़ियाँ चलाने में परेशानियाँ होती है, एक्सीडेंट का खतरा होता है, जान माल का नुकसान का पूरा खतरा होता है। प्लेन से इलाके के अंदर तो बंदे की जान बच जाएगी, लेकिन पहाड़ी इलाके में वो सीधे खाई के अंदर जाएगा तो उसमें बंदा कैसे बचेगा, चाहे वो बाइकर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो। बरसात के समय में उत्तराखंड के इलाके, पहाड़ी इलाकों में इस चीज़ का खतरा जान माल का हमेशा बना रहता है और इस खतरे से उबरने के लिए वहाँ की रोडें 100% ठीक होनी चाहिए 12 मास, ताकि यहाँ पर ये खतरा बने, क्योंकि वहाँ पे कोई भी दुर्घटना की कोई माफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं यहाँ काट के यहाँ पलट दूंगा, एक जगह कुआँ है तो एक जगह खाई है। मुख्यमंत्री महोदय से मेरी विनती है कि यहाँ की रोडों को, जो लिंक रोडें जहाँ जहाँ गांव में गई है ना, बुरा हाल है। कहीं पर तो रोड बना दी गई है, लेकिन वहाँ पे डामर की ना डामर किया, ना ईंटें बिछाई गई, ना कुछ बनाया गया। बरसात के समय वहाँ पर दलदल हो जाता है, वहाँ लिंक रोड होने के वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती है और वहाँ तक सामान ले जाने के लोगों को अपने पीठ में ढो के ले जाना पड़ता है, या फिर घोड़ा व्यवस्था जानवर पर अत्याचार करके उनकी पीठ में ढो के ऊपर तक वो सामान जाता है, जो बहुत ही गलत है। अगर रोड लिंक रोड वहाँ तक पहुँचा गई तो वहाँ तक पक्की रोड होनी चाहिए। या ऐसा नहीं कि एक बार खोद दिया, धूप आई और सूख गया, उसका इंतज़ार करेंगे। जैसी बारिश होती है, अगर वहाँ पर पक्का डामर नहीं हुआ या ईंटें नहीं बिछाए गए या रोड़ी पत्थर नहीं डाला गया तो ऑलरेडी वहाँ पर दलदल हो जाएगा, वहाँ पे कुछ पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा, साइकिल गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मेन रोडें सब टूटी है। जिस समय ये रोडें बनी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उस समय पेड़ों का बहुत बड़ा युद्ध स्तर में कत्लेआम हुआ था। उसके बारे में पहले भी मैंने सोशल मीडिया में बताया था और फिर मैंने इस बारे में लोगों को जागरूक करने की बहुत चंपावत के अंदर रह के बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, क्योंकि पेड़ मेरी जान है, मेरी मान है, मेरे शान है। क्योंकि पेड़ माता पिता के समान है, पेड़ की है तो गो ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ है तो तब प्रकृति है, दुनिया है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक सबसे नया तरीका पेड़ है। पानी का स्रोत इकट्ठा करने का सबसे नया तरीका पेड़ है। पेड़ होंगे तो जल होगा, जल होगा तो कल होगा, कल होगा तो गांव बसेंगे, गांव बसेंगे तो खेती होगी, खेती होगी तो पौधे भी लगेंगे, पौधे लगेंगे तो पेड़ दोबारा उगेंगे। बरसात का पानी जड़ संचित करेंगी और रेप स्टोरेज बनेगा, नौले दोबारा भरेंगे, पानी से सुरक्षित होंगे। ऑलरेडी पानी की भूखमरी उत्तराखंड के अंदर पहले से और अभी तक कायम है।
तो मेहरबानी करके रोडें ठीक करनी चाहिए। पूरी रोडों की हालत बहुत ख़राब है। आपने ग्राउंड में इन चीज़ों को पूरा चेक करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अपने जो जो आप लोगों ने टीम गठित करके ना उनको फैलाना पड़ेगा और उनमें खर्चा करके उनको उनसे फीडबैक मांगनी पड़ेगी। टाइम बिल्कुल 5 साल का समय बिल्कुल नहीं होता काम करने के लिए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ही 2-2 साल निकल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसमें कृपया ध्यान दीजिए। और दूसरा मैं आपका ध्यान दिया था डिफॉरेस्टिंग में। पेड़ों का कटान जंगल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका फॉरेस्ट विभाग से आपको रिपोर्ट आनी चाहिए, उस पर लिंक होना चाहिए आपका कि डिफॉरेस्टिंग बिल्कुल ना हो। टॉप के इलाकों में जाके वहाँ पे एक पहले झोपड़ी डलवा देते हैं माफिया लोग, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे पक्के मकान बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे उस इलाके जंगलों साफ करके वहाँ पे खेती बाड़ी के बहाने उस इलाके को कैप्चर कर लिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में उस ज़मीन की भी बहुत वैल्यू होगी। तो उस इलाके में वह अपने क्या ज़मीन को इस तरीके से जो है भू माफिया अपना वहाँ पे कब्जा करते हैं और इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान देना। डिफॉरेस्टिंग बिल्कुल रोकनी होगी, पेड़ों का कटान रोकना पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से काफ़ी गरीब लोग गैस सिलेंडर नहीं जला पा रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि जंगल से लकड़ी काट के लाना बहुत ज़रूरी है, तो जंगल से लकड़ी काटेंगे और डिफॉरेस्टिंग इस तरीके से बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया कि सिलेंडर का महंगा करने से डिफॉरेस्टिंग में भी फ़र्क पड़ेगा, पेड़ों का कटान होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। उत्तराखंड के अंदर आम होने लग गए हैं, अमरूद होने लग गए हैं, ठीक है। जो पुराने जो मेन फ्रूट हमारे जो थे वो तो सब खत्म हो गए हैं। जो ठंडे में होते थे, गीजर वहाँ, फ्रीज वहाँ चले गए, सब कुछ वहाँ चले गए, पंखे वहाँ सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। उत्तराखंड का क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस वजह से कितनी बुरी तरह चेंज हुआ, क्यों हमने पूरे पहाड़ क्या कर दिए, नंगे कर दिए, जिस पर हम लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता। हम सोचते हम 5 साल के लिए आए हैं, इसके बाद क्या करना, उसके बाद कौन आएगा क्या है क्या पता है। मेहरबानी करके अगर मानवता और इंसानियत के नाते, ठीक है, हर जो ओहदेदार का फ़र्ज बनता है, जो पैसा ले रहा है और मेहनत जिसको मेहनत की तनख्वाह दी जा रही है, तो हर एक नागरिक का फ़र्ज है कि इस बारे में लोग प्रशासन को आगाह करना और उनके ध्यान इस तरीके को डालना कि ये हालत हो रही है, यहाँ पे पेड़ कट रहा है, यहाँ पे पेड़ कटा हुआ है। उस गाँव में जहाँ पेड़ कोई काटता है तो उसकी रिपोर्ट पक्का देनी चाहिए कि यहाँ पे पेड़ कट रहा है। डिफॉरेस्टिंग को रोकना होगा। पेड़ नहीं कटेंगे तो पेड़ बढ़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट तो मौसम हमेशा वहाँ का ठंडा रहेगा। दिन के समय हालत ऐसी हो जाती है कि बंदा गर्मी से जैसे दिल्ली के अंदर बैठा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है उत्तराखंड के इलाके के नाम भी ना पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल से हटा के दिल्ली, फलाना, बनारस, हनारस रख देना चाहिए, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो डिफॉरेस्टिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। नंबर दिन हाइजीनिक में ध्यान देना पड़ेगा। धामी जी, आप कूड़े घरों का सर्वे करवाइए। कूड़े घर की व्यवस्था बिल्कुल भी जीरो है, बहुत बुरी हालत है कूड़े घर की। आप उत्तराखंड के किसी भी कूड़े घर में जाके आप सर्वे करके चेक करवा लीजिए, और कोई जाएगा भी नहीं, ना कोई गया है और ना मुझे लगता है कोई जाएगा। जो मेन पॉइंट होते हैं वहाँ पे कोई जाना चाहता नहीं है, और खाली ऊपर ही ऊपर सब बातें होती हैं। जो कड़वा सच है, जो हकीकत है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप चंपावत में, आप मुख्यमंत्री हैं, मेहरबानी करके उत्तराखंड चंपावत का कूड़ाघर देख के आ जाइए ऊपर ठंडी रोड में, आपको पता चल जाएगा कितने बीच का सैकड़ा है। एक टीन का जर्जर सेट की जमाने में 4 पाइप ला के खड़ा किया गया है, और उस कूड़े को उसके अंदर न डाल के गाड़ी ऊपर तक आती है, ऊपर से ही पूरा कूड़ा नीचे फेंक देती है, और वो रोड में बिखर के, हवा बिखर के, जानवर कुत्ते उन थैलियों को लेके पता नहीं कहाँ चले जाता है, और उन पॉलीथिनों में ही वहीं पर ही कॉलेज में खड़ा डैम्प ज़्यादा हो जाता है। रिसाइकलिंग के लिए कोई सामान ले जाने की व्यवस्था इनके पास खर्चा नहीं, ना पैसा है कि ये कहीं भेजा सके, इनको रिसाइकिल करा सके। तो लास्ट में क्या, उसमें आग लगाते हैं। आग लगाने की वजह से जंगल सटा हुआ बगल में, पेड़ों में आग लगती है। उसके बारे में मैंने पहले नॉलेज में डाला था कि यहाँ पे आग लगती है सर, यहाँ पे आग लगती है, और बुरी तरह क्या है, जंगल जलते हैं। बच्चे खड़े हो रहे हैं, पेड़ चीड़ देवदार के वो जल जाते हैं, और वो कूड़ा कहाँ तक गया, नीचे तक जाके भी देखने में पूरा कूड़े का अंबार है। एक मेहरबानी करके, किसी को आप नहीं जा सकते तो किसी को भेजिए, बिना कहे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनने का हर किसी को शौक होता है, लेकिन जाने का, ऐसी गंदगी में जाने का शौक किसी को नहीं होता। लेकिन जम्मू से जुड़ के देखिए, और जो भी इसका नगर पालिका अध्यक्ष है, जो भी है सांसद है, वहाँ जाके चेक करवाइए और जवाब दीजिए कि ये ऐसा क्यों है। उसको बड़ा बनाने की, उत्तराखंड के चंपावत के हिसाब से, वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल इलाका, उसके हिसाब से वो इनको अगर पर्याप्त नहीं है, उसको ज़रा बड़ा करने, चौड़ीकरण करने की उसकी ज़रूरत है। चारों ऊंची दीवार हो ताकि कूड़ा उड़ के बाहर ना जा पा सके, और ताकि भयप्री हो। वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, छड़ा की झोपड़ी टाइप का टिन डाल रखा और कुछ नहीं कर रखा। और जितने भी डस्टबिन रोड में लगे हुए हैं, किसी में छेद है और पूरा कूड़ा डालते हो, कूड़ा नीचे से निकल आता है, उसके बारे में मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और मेहरबानी करके गाँव के जितने भी लोग हैं, चंपावत के या पूरे उत्तराखंड के, जहाँ भी आप लोग डस्टबिन लगे रहते हैं, मेहरबानी करके देख लो कोई टूटा फूटा तो नहीं है,
ठीक है। खाली ऊपर से डालते हो तो नीचे से निकलता रहता है, टीन की प्लास्टिक की तो होते हैं वो, और वो कूड़ा पूरा फैलता है और आपके गांव को एक गंदगी से भरता है और आपकी ज़मीन के अंदर दबता है और उससे से खेती में और वैसी प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस चीज़ में हाइजीनिक में ध्यान रहो। नंबर 4 पर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, प्लीज़ उनका सर्वे कराइए, उनको चेक करवाइए। और आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग भी उत्तराखंड के अंदर बैठे हुए हैं जो 70+ से लेके उनके बच्चे जो है उनको छोड़ के चले गए या गाँव वहाँ सेटल हो गए अपने बीवी बच्चों को लेके अंग्रेज़ बनाने के लिए। और लेकिन उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं यहीं पड़े हुए हैं, उनके ना खाने का जरिया ना पीने का जरिया। गांव वाले भी मदद करें तो कोई करेंगे तो अच्छी बात है, भगवान उनको बरकत देगा, उनको उनके घर को संवारेगा संवारेगा और उनको और ज़्यादा वृद्धि देगा। लेकिन जो लोग परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, ना बच्चे भेज पाते ना कोई भेज पाते, क्या भेजते नहीं हैं, तो वो बुजुर्ग की हालत बहुत दयनीय है। खेती बाड़ी करने की ना ताकत है, ना आज के समय में इतने जानवर हैं। धामी जी, मेहरबानी करके बुजुर्गों को सम्मान करके अपने फंड से, अगर गवर्नमेंट ने बुजुर्ग की पेंशन बंद कर दी है तो अपने फंड से भी इस तरीके से कोई आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप उत्तराखंड के वासी हैं। बुजुर्ग आपके भी माँ बाप बुजुर्ग हैं, आपको भी अपने माँ बाप को देख के उन माँ बापों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है जो लोग इस तरह से दरिद्रता से रह रहे हैं और उनके बारे में किसी को खोज खबर नहीं है। वहाँ के ग्राम प्रधान सरपंच जो भी है जो है उनसे पता करके हर एक की लिस्ट में के ऐसे बुजुर्गों को पता करना चाहिए और उनके लिए पेंशन का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सीरियसली मैटर में जो आपको बता रहा हूँ वो सीरियस मैटर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। और नंबर जो मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो है पानी। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और चंपावत में जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पूरा गंदगी का पानी, टॉयलेट का पानी, बाथरूम का पानी, जो भी पानी पूरा करके गाड़ में जाके संचित हो जाता है। और ये जो पानी जहाँ से आता है ना टैंक, और ये पानी साफ़ होता है, कैसे साफ़ होता है, किस तरीके से इसको साफ़ किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये साफ़ होने चाहिए। पानी कहाँ कहाँ साफ़ होता है नहीं होता है, ये पानी साफ़ होके आता नहीं आता। और ये पानी की व्यवस्था क्योंकि बिल्कुल फेलियर है, पानी बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म क्यों, जो बच्चा कुछ नौले थे वो भी सूख गए हैं पेड़ों के कटान होने की वजह से। ब्रश के जो जितने भी जो बांस के ब्रश के पेड़ थे वो सब खत्म हो गए हैं, पानी टिकता नहीं है, पेड़ खत्म है तो पानी का संचय है नहीं, नौले पूरे सूख गए। एक आध कोई बचा हुआ है जिसमें पानी आता है, बाकी सब नल के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ना पानी की सप्लाई व्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि पानी की व्यवस्था हो सके। इस चीज़ का मेहरबानी ध्यान देना पड़ेगा। और नंबर टीओडी के माध्यम हमारा देश का युवा, हमारे देश के बच्चे, हमारे उत्तराखंड के बच्चे सेना में जाने से, सेना के नाम से जाते हैं। हर घर से एक बच्चा होता है। हम लोग गरीब लोग हैं धामी जी, हमारे जो गांव, हमारे उत्तराखंड के अंदर तकरीबन ज़्यादा लोग गरीब होने की वजह से, ठीक है, इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, अच्छी एजुकेशन में अपना पैसा व्यय नहीं कर पाते हैं। तो अपना 10 और 12वीं करने के बाद अपनी फिटनेस की काबिलियत है, क्योंकि डंका बसता है उत्तराखंड के बच्चों का, तो वो लोग सेना में जाना चाहते हैं। तो टीओडी के बाद जो मजबूरी सेना का जो हनन किया गया है, जो मतलब सेना के अंदर जो एक इमेज थी उसको जो मजबूरन बेरोजगारी की वजह से मतलब मजबूरन आना कर दिया गया, तो उसमें भी हमारे बच्चे जाएंगे तो मेहरबानी करके उनके लिए फिटनेस सेंटर एक तरीके से वहाँ पे बनना चाहिए, ताकि वो लड़के तो बच्चे तो दौड़ते ही है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जवान बच्चे वहाँ जाएंगे और भर्ती होंगे। लेकिन जो आपने वादा किया कि 4 साल जाने में पता नहीं चलेगा, 4 साल बाद जब वो आएंगे तो आप उनको ज्वाइनिंग देंगे, तो जो अभी बेरोजगारी है उसको संभालने के साथ प्लस उन लोगों को भी 4 साल के हिसाब से डेट नोट कर लीजिए, मार कर लगा लीजिए कि 4 साल बाद तकरीबन इतने बच्चे हमारे आर्मी के यहाँ से पता करते रहिए कितने आर्मी के बच्चे हमारे यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं और 4 साल बाद कौन बैक आएगा। तो उनके लिए आपने वैकेंसी रखी है या आप उनके लिए वैकेंसी रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं कि उनकी वैकेंसी रख रहे तक फिर चुनाव आ जाए और चुनाव में ये मुद्दा बन जाए कि हम जो है इनको फिर नौकरी देंगे, फला देंगे, और वो बेचारे ऐसे भरोसे में रहें। ठीक है, 10-12 लाख रुपये से कुछ नहीं होता। 10-12 लाख में 5 लाख तो खुद उसके कटिंग के हैं जो आज गवर्नमेंट ने काटे हैं। 5 लाख तो गवर्नमेंट दे रही है और उसका कौन सा वो दे रही है, भीख एक प्रकार से। इस तरीके से खैर मैं उस चीज़ को ध्यान में दूंगा, मेरे से कोई मतलब नहीं है। उनकी नौकरी की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और नंबर मेन पॉइंट है कि हमारे वो हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल की बहुत कमी। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट निकल आओ, कोई काम नहीं करते हैं, पूरा पैसे का गेम है। मुख्यमंत्री महोदय से मेरा कहना है कि हमारे हॉस्पिटल का या तो निर्माण किया जाएगा, और जो हमारा हॉस्पिटल अवेलेबल अगर पूरे उत्तराखंड का जहाँ चाहे गढ़वाल के अंदर, कुमाऊं के अंदर, तो मेहरबानी करके उनमें ना मतलब स्पेशलिटी और डॉक्टर को लगाया जाए और अच्छे यंत्र लाया जाए, ताकि हमारे लोगों को बाहर छोटी मोटी बीमारी के लिए बाहर जाना पड़ता है और गरीब तबके का लोग नहीं जा सकता। खटिया में से आगे वो दम तोड़ देता। रीज़न ये है कि उसका पैसा नहीं, अगर दिल्ली आने के लिए किसी को रेफ़र कर दिया तो उसका इतना पैसा नहीं है। और ज़मीन
बेच के अपना सब कुछ बेच के उसको वहाँ जाकर मैं ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ना घर का रहता ना घाट का। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूरी मशीन वगैरह सब यहाँ होनी चाहिए, सब व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए हर उत्तराखंड के अंदर। आपको और आप पे जनता ने भरोसा किया है और आपने उन लोगों पे भरोसा किया है और वो टीम बनाई है जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के जो काबिलियत रखती है काम करने का। तो क्या रिजल्ट लेके आती है वो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा कि किस तरीके से ये लोग इसको रोजगार को वो करते हैं। और वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर होना चाहिए, ज़्यादा वृक्षारोपण की होना चाहिए, पेड़ों का कटान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट से लेके तीज देवता के पेड़ युद्ध स्तर में लगाए जाने चाहिए। और लगाने के साथ साथ पेड़ लगाने के साथ उसमें पानी डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है जब तक कि वो पेड़ खड़ा नहीं हो जाता। अभी बरसात के मौसम में जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी जल्दी ग्रीप बनेगी और ये पानी ऑलरेडी पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई भी रिपोर्ट होती है ना, पुलिस प्रशासन ने उसकी पूरी खबर लेनी चाहिए और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि ताकि कोई कमज़ोर व्यक्ति उसकी रिपोर्ट ज़्यादा ना जाए। कोई दबंग किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी को रहा, क्योंकि मरता ही तो गरीब है, बाकी तो सब सेटल हो जाता है। प्रॉब्लम गरीब को सब जाती है। तो गरीब का ख्याल रखना उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कानून व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ओवर स्पीडिंग वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चालान बिल्कुल सख्ती से होना चाहिए। वहाँ की पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि ओवर स्पीड वाले किसी को छोड़ना नहीं है। बिना लाइसेंस बिना डॉक्यूमेंट से किसी को जाता है तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और बिना हेलमेट के कोई जाता है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सर आप सख्त हो गए तो लोगों की जान बचेगी और अपने घर सलामत पहुंचेगा। ओवर स्पीडिंग कम करेगा तो आमने सामने टक्कर कम होगी, ब्रेक फेल कम होंगे। जर्जर गाड़ियाँ रोडें टूटी और की होने की वजह से इससे क्या खतरा बनता है और जान माल को नुकसान होता है। सर कुछ पॉइंटें तो बहुत हैं, अगर पॉइंट मैं कहना चाहूँ तो बिजली विभाग के अंदर भी जो पोल लगते हैं ना सर, मेहरबानी करके उन पोलों को कभी कभी मिट्टी के अंदर सीधे गाड़ दिया जाता है, उनमें सीमेंट नहीं लगाया जाता बिजली के पोलों में। काफ़ी पोलों में मैंने सीमेंट डलवाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेहरबानी करके ऐसे लोग चेक किया जाए कि खाली मिट्टी में ना डाल दिया जाए सीमेंट बचाने के चक्कर में, क्योंकि पोल भारी होता है, कहीं गिर गया तो उसके तार जो है कितने लोगों की जान ले बैठेंगे। सीमेंट के साथ जो बिजली के पोल खड़े हो तो सीमेंट का प्रॉब्लम रहे हो और गाँव वालों ने भी इसमें ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय से चंद मेरी यही ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है कि देश के युवा और उत्तराखंड के युवा पर खासतौर से ध्यान दिया जाए। वो देश का भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य है, ठीक है। वो सही तरीके से सेटल होंगे, सेना में जाएंगे, कहीं भी जॉब करेंगे। शिक्षा व्यवस्था उच्च होनी चाहिए, शिक्षा जितनी अच्छी होगी जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, उसकी तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा। और शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बातें बहुत है, समय कम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।